मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज हम लोग देख रहे थे परिवार का वर्गीकरण, है ना। ठीक है, परिवार के वर्गीकरण के विषय में हमको देखना है। भाग 1 और भाग 2 हो चुका है। इन्वायरमेंट का जो टॉपिक 1 है, परिवार और सहसंबंध जो है, उसका भाग 1 और भाग 2 हो चुका है। आज भाग 3 पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं, ज़्यादा समय ना करते हुए हम लोग देखते हैं परिवार का वर्गीकरण। ठीक है, तो परिवार का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे तो परिवार का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। ठीक, परिवार का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग संख्या के आधार पे। संख्या के आधार पे जो है परिवार का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें 3 चीजें हैं। देखो, केंद्रीय परिवार या इसी को नाभिकीय परिवार भी कहते हैं, इसको एकल परिवार भी कहते हैं। ठीक, फिर दूसरा होता है आपका संयुक्त परिवार, और तीसरे नंबर पर जाता है आपका विस्तृत परिवार। तो परिवार का वर्गीकरण अगर हम लोग संख्या के आधार पर करें तो उसको 3 भागों में बांटा जाएगा। केंद्रीय या नाभिकीय परिवार या एकल परिवार एक ही चीज है। फिर सेकंड नंबर पे संयुक्त परिवार और थर्ड नंबर पे आएगा आपका विस्तृत परिवार। तो एकल परिवार क्या होता है कि जिसमें माता पिता और उनकी अविवाहित संतान जहाँ पे रहती है वो परिवार कहलाता है आपका एकल परिवार या केंद्रीय परिवार या नाभिकीय परिवार। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आता है संयुक्त परिवार। ऐसा परिवार जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, उसको ही हम कहते हैं संयुक्त परिवार। दादा दादी, है ना, मम्मी पापा, फिर बच्चे, फिर चाचा चाची, मतलब इस तरीके से जो होता है संयुक्त परिवार का, ज्वाइंट फैमिली का उदाहरण है। ठीक है, फिर विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार जो है संयुक्त परिवार का ही और जो है हाई क्लास मान लो कि इसमें बहुत सारे लोग और आ जाएंगे, ताऊ, फूफा, मौसी, है ना, इस तरीके से। तो ये और ज्यादा जब विस्तृत हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे विस्तृत परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार का ही उच्च रूप कह लो, वो है विस्तृत परिवार। बात समझ में आ रही है। फिर हम लोग देखेंगे सेकंड, निवास के आधार पे। जो निवास के आधार पे जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। आपके जो परिवार है निवास के आधार पे कितने प्रकार के होंगे? 6। पहला प्रकार हमने देखा संख्या के आधार पे 3 प्रकार, दूसरा देख रहे हैं निवास के आधार पे 6 प्रकार। तो ये पहला होगा पितृस्थानीय परिवार, दूसरा होगा मातृ स्थानीय परिवार, तीसरा होगा नव स्थानीय परिवार, चौथा होगा मातृ पितृस्थानीय परिवार, छठवें नंबर पे आ जाएगा मामा स्थानीय परिवार, और फिर लास्ट में आ जाएगा द्विस्थानीय परिवार। ठीक है, तो पहला पितृस्थानीय, दूसरा मातृस्थानीय, तीसरा नव स्थानीय, चौथा मातृ पितृस्थानीय, 5वें नंबर पे मामा स्थानीय और 6वें नंबर पे आपका द्विस्थानीय। ठीक है, तो इस प्रकार के निवास के आधार पे कितने प्रकार हो जाएंगे? 6 प्रकार। ठीक, यानी पितृस्थान मतलब पिता के साथ जिस स्थान पे रहते हैं वो पितृस्थानीय। ठीक है, माता के साथ में रहेंगे मातृस्थानीय। नव स्थानीय मतलब किसी नए स्थान में जाके बसना नव स्थानीय कहलाएगा। मातृ पितृस्थानीय, ठीक है, जहाँ माता पिता दोनों के साथ में आप जिस स्थान में रहते हो मातृ पितृस्थानीय कहलाएगा। मामा स्थानीय मतलब मामा जहाँ रहते हैं उनके साथ में रहना मामा स्थानीय हो गया। और द्विस्थानीय मतलब ये हो गया कि माता अलग रह रही है और पिता अलग रह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ समय माता के साथ में और कुछ समय पिता के साथ में। ठीक है, तो वो द्विस्थानीय परिवार कहलाएगा। ठीक, फिर अधिकार के आधार पे 2 प्रकार का होगा, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। ठीक है, तो अधिकार के आधार पे कितने प्रकार का होगा? पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। ठीक है, पितृसत्तात्मक में जो है सारी सत्ता किसके नाम पे चलेगी? पिता के नाम पे, मतलब पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता है। मातृसत्तात्मक समाज में क्या होगा कि यहाँ पे जो है महिलाओं की प्रधानता होगी। ठीक है, सारे डिसीजन मेकिंग के काम यहाँ पर किसके होंगे? महिलाओं के होंगे, इसलिए इसको मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। ठीक है, तो असम के जो खासो, गारो और जयंतीय जनजाति होती है उसमें किस टाइप का हमको देखने मिलता है? वो मातृसत्तात्मक परिवार हमको देखने को मिलता है। याद रखना, असम में जो है खासो, गारो और जयंतिया की पहाड़ी पाई जाती है और इसी में ये जनजातियां भी पाई जाती है। ठीक है, और उसमें किस प्रकार का वो हमको परिवार का प्रकार देखने को मिलता है? मातृसत्तात्मक, मतलब यहाँ पर महिलाओं की प्रधानता होती है खासी, गोरो और जयंतिया में। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं चौथे नंबर पे उत्तराधिकार के आधार पे। उत्तराधिकार के आधार पे हो गया पितृमार्गी और मातृमार्गी। ठीक है, पितृमार्गी मतलब पिता के बाद उसका पुत्र, है ना, या फिर मातृमार्गी मतलब माता के बाद में उसका पुत्र, है ना। तो इस तरीके से फिर हम लोग देखते हैं वंश नाम के आधार पे पितृवंशी परिवार। ठीक है, उत्तराधिकार के आधार पे देखें पितृमार्गी और मातृमार्गी। वंश नाम के आधार पे देखेंगे पितृवंशी, मातृवंशी, उभयवंशी और द्विनामी परिवार। ठीक है, पितृवंशी मतलब पिता के नाम के आधार पे वंश चलेगा, मातृवंशी में मातृवंश के आधार पे, उभयवंशी में माता पिता दोनों के नाम पे वंश चलेगा, और द्विनामी होगा तुम्हारा, द्विनामी भी एक प्रकार से ये उभय वंशी टाइप का ही परिवार
होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे विवाह के आधार पे। विवाह के आधार पे अब हम देखेंगे परिवार कितने प्रकार का होगा, एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। एक विवाही और बहुविवाही। एक विवाही में मतलब एक से विवाह करना, बहुविवाही में एक व्यक्ति कई महिलाओं से या एक महिला कई सारे पुरुषों से विवाह कर सकती है, बहुविवाह में आएगा। ठीक है, तो बहुविवाही में फिर 3 प्रकार होते हैं। बहुपत्नीक, ठीक है, एक पुरुष कई सारी पत्नियां रखता है तो वो बहुपत्नीक। एक पत्नी कई सारे पतियों से रख सकती है, वो बहुपत्नीक होगा। और समविवाही, है ना, एक होता है इसमें प्रकार समविवाही परिवार। फिर उसमें हम लोग देखेंगे बहुपत्नीक में फिर प्रकार होंगे भातृ बहुपत्नीक विवाह या अभ्रातृ बहुपत्नीक विवाह। ठीक है, इस तरीके से। फिर 7वें नंबर पे हम लोग देखेंगे अन्य परिवार। अन्य परिवार में होगा जन्म मूलक परिवार, मतलब जन्म के आधार पे, है ना। फिर प्रजनन मूलक परिवार, समरक्त परिवार, विवाह संबंधी, फिर ग्रामीण परिवार और फिर नगरीय परिवार। इस तरीके से जो है अलग अलग आधारों पर परिवार का अलग अलग जो है डिवाइडेशन किया जाता है। ठीक है, हमने कौन कौन से प्रकार देखे, संख्या के आधार पे, निवास के आधार पे, अधिकार के आधार पे, उत्तराधिकार के आधार पे, वंशनांक के आधार पे, विवाह के आधार पे और अन्य परिवार जो है, ठीक है, उस आधार पर। इस तरीके से जो हमने परिवार का क्या देख लिया, हमने डिवाइडेशन या उसका वर्गीकरण हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे परिवार की विशेषताएं देख लीजिए। पहले परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। ठीक, परिवार कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है। मतलब सार्वभौमिक का मतलब दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ आपको परिवार नाम की संस्था देखने को मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन परिवार जो है होता है, मतलब परिवार कैसा होता है, एक सार्वभौमिक संस्था है। ठीक, फिर भावनात्मक आधार। भावनात्मक आधार जो होता है, परिवार में सभी लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। सब में एक दूसरे के प्रति क्या होता है, भावनात्मक लगाव होता है। ठीक है, माता का बच्चे से, बच्चे का माता से, या अन्य सदस्यों का एक दूसरे से कुछ ना कुछ लगाव होता है। ठीक है, और इसी आधार पे, उसी भावनात्मक लगाव के आधार पर ही जो है परिवार आपस में जुड़ा रहता है। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव का मतलब ये होता है कि परिवार में रह के ही जो है हम कई प्रकार के रचनात्मक कार्यों को कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमको नई चीजें जो हमारे दिमाग में आती हैं, नई आइडियाज आते हैं, वो हमको हमारे परिवार में किसी न किसी सदस्य को देख कर आते हैं, है ना। मतलब वो हमारे लिए कोई ना कोई हमारे परिवार में आइडियल होता है ना। तो या इस तरीके से हमको माहौल दिया जाता है घर में कि हमारी जो रचनात्मकता को फलने और फूलने का मौका मिलता है, इसलिए रचनात्मकता पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अच्छे परिवारों में रचनात्मक बच्चों का विकास ज्यादा अच्छे से होता है। ठीक, फिर सीमित आकार। ठीक है, परिवार का आकार कैसा होता है, सीमित होता है। अगर वर्तमान हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एकल विवाह कौन सा परिवार जो है आपका, केंद्रीय या नाभिकीय परिवार जिसको एकल परिवार कहते हैं, उसका जो है जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, तब से जो है संयुक्त परिवार का विघटन हो गया और अस्तित्व में कौन आ गया है, एकल परिवार आ गया। ठीक है, और एकल परिवार से भी हम लोग आगे जा रहे हैं, अब व्यक्ति एकांकी हो चुका है। ठीक, परिवार का आकार सीमित हो गया। फिर सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति होती है। हमने कल ही बात किया था कि जो सामाजिक संरचना होती है उसमें परिवार की केंद्रीय स्थिति होती है। परिवार जो है सेंटर में होता है। ठीक है, परिवार जो होता है पूरे समाज को आपस में बांधे रखता है और उस पर नियंत्रण भी रखता है। ठीक, फिर सदस्यों का उत्तरदायित्व। ठीक है, अब हम परिवार में रहते हैं तो हर सदस्य का कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व होता है और वो उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है, उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। सामाजिक नियंत्रण की संस्था, मतलब वही मैंने बताया ना कि परिवार में जो परिवार होता है वो पूरे समाज पर एक प्रकार से नियंत्रण रखने का काम करता है, क्योंकि उसमें जो नियम प्रथाएं बनी होती हैं उसके आधार पर जो है पूरा समाज का संचालन होता है। फिर परिवार की स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। ठीक है, परिवार की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, स्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है। कुछ परिवार स्थायी होते हैं, है ना, और कुछ अस्थायी होते हैं जो कुछ समय बाद बिखर जाते हैं। ठीक है, वो अस्थायी कहलाते हैं, जिनका स्वरूप बदलते रहता है। संस्था के रूप में परिवार अमर है। ठीक है, इस कोटेशन को याद रखना, संस्था के रूप में परिवार कैसा है, अमर है। ठीक है, संस्था के रूप में परिवार कैसा है, अमर है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। फिर वंशानुगत संबंध, एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से यहाँ पर संबंध होता है, दादा से, है ना, पिता में, और पिता से फिर उसके पुत्र में। तो मतलब एक प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर वंशानुगत संबंध होते हैं। कई पीढ़ियों का आपस में एक दूसरे से क्या जुड़ा होता है, संबंध जुड़ा होता है। ठीक है, इसलिए वंशानुगत संबंध की एक संस्था है। ठीक, फिर ये सामाजिक संस्था है, हमने पहले कहा था कि एक सामाजिक संस्था है, मगर परिवार के हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते।
फिर सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई होती है। परिवार में ही रहकर जो है हम क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। बात समझ में आ रही है कि परिवार का किसी सदस्य को कोई कुछ बोल दे तो हम तिलमिला उठते हैं, ठीक है। तो ये वही वाली बात है कि सामाजिक सुरक्षा की ये मूलभूत इकाई होती है, ठीक है। यहीं पर आपकी आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा, सभी प्रकार की सुरक्षाओं का दायित्व परिवार के जिम्मे होता है, ठीक है। और यहीं पर आपको फलने और फूलने का मौका मिलता है। फिर सामान्य निवास, ठीक है, एक प्रकार से सामान्य निवास होता है। परिवार क्या है? सामान्य निवास। जनरली लोग कहाँ निवास करते हैं? परिवार में ही निवास करते हैं, छत के नीचे, है ना। फिर आर्थिक व्यवस्था, तो परिवार में रह के ही जो है हम अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो क्या होगा, उससे आर्थिक विकास होगा। तो वो एक प्रकार से आर्थिक व्यवस्था के लिए भी जो है परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर वैवाहिक अनिवार्यता, ठीक, परिवार में विवाह को अनिवार्य माना गया है ना। तो विवाह के जरिए ही क्या है कि पीढ़ियों को एक अपना जो वंश है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो विवाह को अनिवार्यता दी गई है परिवार में, है ना, इस तरीके से है। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? आपके परिवार की विशेषताएं। इन सारे पॉइंटों को याद रखेंगे। हो सकता है कि आपको प्रश्न पूछ लेगा कि परिवार की विशेषताएं निम्न में से कौन नहीं है, ये गलत ऑप्शन दे देगा। अगर आपको ये मालूम होंगे तो आप आसानी से इसको टिक कर दोगे, ठीक है। हालांकि सरल टॉपिक, इतना तो एक कॉमन सेंस होता है, आप लोग सही कर लोगे, ठीक। फिर परिवार के कार्य देखते हैं। परिवार के कई सारे कार्य होते हैं। आवश्यक कार्य होते हैं, अनावश्यक कार्य होते हैं। आवश्यक कार्य में कई प्रकार के जो है क्रियाकलाप होते हैं, जिसमें आर्थिक, शैक्षणिक और लैंगिक, ठीक, ये आवश्यक क्रियाकलाप में आते हैं। और अनावश्यक में आएगा सिर्फ मनोरंजन होता है इसमें, ठीक, सिर्फ क्या होता है, मनोरंजन। आगबर्न और निम्काप, ये दो सोशोलॉजिस्ट मतलब समाजशास्त्री थे जिन्होंने परिवार को क्या किया, परिवार के कार्यों को 6 भागों में बांटा। आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, रक्षात्मक, आनंदप्रद और प्रवर्त्यात्मक। कुल मिला के आगबर्न निम्काप ने 6 भागों में जो है परिवार के कार्यों को बांटा है। लुंडबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक, ज्यादा सिर्फ याद रखना कि इन्होंने 4 भागों में बांटा था। तो डायरेक्ट पूछता है कितने भागों में बांटा था, तो लुंडबर्ग ने 4 भागों में, लुंडी 4, टुंडी लुंडी लुंगी 4। फिर कुछ पॉइंट याद रखेंगे। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। ये किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने। बिल्कुल इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय। यहाँ कोड क्या है, यहाँ पे कीवर्ड क्या है? प्रथम विद्यालय। क्या है? प्रथम विद्यालय। सर्वोत्तम स्थान और प्रथम विद्यालय किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने, है ना, पेस्टोलॉजी। बात समझ में आ रही है? इसको याद रखेंगे। फिर एक महोदय थे, रीड महोदय। रीड महोदय के अनुसार उन्होंने क्या बोला कि सामाजिक सुरक्षा परिवार का कार्य नहीं है। उन्होंने साफ बोला कि सामाजिक सुरक्षा परिवार का कार्य नहीं है। ये ऐसा कौन मानता है? रीड की जो है सुरक्षा नहीं है। रीड क्या बोलते हैं कि सामाजिक सुरक्षा परिवार का कार्य नहीं है, जबकि सामान्य विशेषता में बात है कि वो क्या है, सामाजिक सुरक्षा परिवार का कार्य है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। लेकिन रीड इससे अलग अपनी विचारधारा रखते हैं, इसको याद रखना। रीड को याद रख लेना और ये पेस्टोलॉजी का एक कोटेशन याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है। फिर याद रखना कि जो सामाजिकरण की जो प्रथम एजेंसी होती है वो परिवार और मित्र होता है, पीएम। कौन होता है? पीएम। पी से परिवार और एम से मित्र। परिवार और मित्र जो है, पीएम कैसा होता है? ये फर्स्ट होता है। तो मतलब सामाजिकरण की फर्स्ट एजेंसी कौन सी होगी? वो होगा आपका पीएम। पी फॉर परिवार, एम फॉर मित्र। पीएम, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, परिवार और मित्र, ठीक। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लगभग टॉपिक खत्म हो गया है। और आपके पास में जो अरिहंत की बुक है उसके पीछे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो दिए हुए हैं क्वेश्चन, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आपको एक आइडिया बैठेगा। और साथ में कुछ बुक्स में आपको मैंने बोला था कि आप बुक्स थोड़ा सा ले लीजिएगा। कई सारे जो टेट होते हैं अलग अलग स्टेट में, तो अलग अलग स्टेट में जो टेट होते हैं, तो जैसे देखिए मेरे पास रखिए, देखिए आर गुप्ता का हरियाणा टेट है ना, इसके जो 8-10 साल के जो यहाँ पेपर है ना, तो आप इस बुक को भी बुला लीजिए। आपको एक आइडिया बैठेगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रश्न आते हैं, है ना। लगभग सिलेबस सबका सेम है, हर टेट का सिलेबस सेम ही है, ठीक। फिर दूसरा देखिए, ये मेरे हाथ में रखा है बिहार टेट का, ठीक है। बिहार टेट के भी जो है 8-10 साल के पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे, है ना। लगभग 12 इसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है ना। तो आप ये भी बुलवा लीजिए, बुलाना चाहें तो। फिर
ये राजस्थान टेट की बुक है, अगर आप इसको बुलाना चाहें तो इसको भी बुला लीजिए। ये सॉल्ड पेपर हैं, जितने मैं दिखा रहा हूँ सब सॉल्ड पेपर हैं, आपके बहुत काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर ये प्राथमिक शिक्षक है ना, ये तो आपके मध्य प्रदेश का है, व्यापम का है ना, तो आप इसको तो रखेंगे ही क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है ना। एक बुक और है वो मैं कल दिखा दूंगा। तो आप ऐसे करके जितने बुक मैंने आपको दिखाया आप उन सारी बुकों को बुला लीजिए, ठीक है, और उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो आपके बहुत काम के, आराम से आप 120 नंबर गेन कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, आगे का हम अब कल देखेंगे, ठीक है। और टॉपिक इसका हम 2 देखेंगे, हमारे पशु एवं पक्षी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री राम।